Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope that you all are doing great. इस वीडियो के अंदर हम MED 002 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद देयर आंसर्स कवर करेंगे। ये मेरी MED 002 की सीरीज़ का सेकेंड वीडियो है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड किया था, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको सारी वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में आपको मिलेगी हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट एंड प्लेलिस्ट में दिए हुए सारे वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलना। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप सभी को बतानी है वो ये है कि इस सेशन में हम जो है स्टूडेंट्स को गेस्ट पेपर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपको अपना गेस्ट पेपर परचेज करना है तो आप मेरी टीम के इस व्हाट्सएप नंबर पे उन्हें कॉन्टैक्ट करके अपना MED 002 का गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा नोट्स हैं या बाकी आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आप सभी का गेस्ट पेपर बाय करके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। सो नाउ स्टूडेंट्स, चलेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें आपसे पूछा है कि कौन कौन से मेजर 5 चैलेंजेस हैं जो कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आज हमारे सामने हैं। तो सतत आर्थिक अभिवृद्धि की 5 चुनौतियों के बारे में आपको बताना है। सतत विकास आप सभी जानते ही होंगे, तो सतत विकास को रोकने वाले ऐसे कौन सी 4-5 चीज़ें हैं, कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जो आज हमें सतत विकास करने से रोक रही हैं। सबसे पहले आता है आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। दिन पे दिन जो पूरा हमारा पर्यावरण है उसका क्षरण होता जा रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर दिया है। जो भी आज हम उद्योग लगाते चले जा रहे हैं उनकी वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे और जो भी हमारे फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज़ थी वो सभी नष्ट हो गए हैं। दिस मेक्स लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिफ़िकल्ट बिकॉज फ्यूचर जनरेशंस में लैक एसेंशियल रिसोर्सेज। तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए देखने के लिए मिलेगा कि उनके पास बेसिक रिसोर्सेज की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि आज हमने नेचुरल रिसोर्सेज का अत्यधिक दोहन कर दिया है। दूसरा जो आपका चैलेंज है वो है जलवायु परिवर्तन का। जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, इरेगुलर रेनफॉल का पूरा पैटर्न हम देखते हैं, फ्लड, ड्रॉट, ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को रिड्यूस और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करती हैं, क्रिएटिंग मेजर ऑब्स्टेकल्स फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसने सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया है। तो बढ़ता तापमान, अनियमित वर्षा, बाढ़ और सूखे जैसी स्थितियां कृषि उत्पादन को घटाती हैं और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे सतत विकास हमारा कठिन हो जाता है। उसके बाद आती है इनइक्वालिटी यानी कि असमानता। सो व्हेन बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ गो मेनली टू द रिच, लार्ज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिमेन डिप्राइव्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके ग्रोथ का, ठीक है, आपकी ग्रोथ के जो बेनिफिट्स हैं वो मेनली किन लोगों को मिल रहे हैं, रिच लोगों को मिल रहे हैं। तो लार्ज सेक्शन जो है सोसाइटी का गाइज वो आपका क्या रह जाता है, डिप्राइव्ड रह जाता है। ठीक है, तो ये समाज में जो इनइक्वालिटी है ये भी कहीं ना कहीं हमारी सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को रोक रही है। तो जब विकास का लाभ मुख्यतः अमीर वर्ग को मिलता है तो समाज का बड़ा हिस्सा वंचित रह जाता है। अधिक समानता सामाजिक स्थिरता घटाती है। अधिक असमानता, अगर समाज में ज़्यादा असमानता है तो उसकी वजह से हम क्या देखते हैं कि समाज में स्थिरता नहीं रहती है और ह्यूमन डेवलपमेंट भी आपका लिमिट में ही हो पाता है। फिर होता है आपका रिसोर्स डिप्लीशन, यानी कि जो भी आपके संसाधन हैं वो डिप्लीट होते जाते हैं। तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स, ग्राउंड वाटर एंड फॉरेस्ट क्रिएट स्कैरसिटी। तो जब आप एक्सेसिव उसका यूज़ करोगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि कमी आ जाएगी। तो वंस दीज रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टेड, इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट कंटिन्यू एट द सेम प्लेस। तो अगर फिर ये सारे रिसोर्स एक दिन ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपकी सेम पेस पे नहीं हो पाएगी। समझ रहे हो? तो रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो हमारी सरकार का गवर्नेंस हो गया, प्लानिंग अगर अच्छी नहीं है, रेगुलेशंस अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से हम इफ़ेक्टिव मेजर्स नहीं ले पाते हैं।
तो ये कुछ 4-5 बातें हैं जिनके बारे में आपको डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के आंसर में, कि कौन कौन से मेजर 5 चैलेंजेस आपके सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के सामने आपको देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपका आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इकोसिस्टम को कंजर्व करना, आज इकोसिस्टम को हमें क्यों कंजर्व करना है। डिस्कस स्पीशीज एंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल्स देते हुए ये समझाना है कि वाई वी नीड टू कंजर्व द इकोसिस्टम। तो कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम्स इज एसेंशियल बिकॉज इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ नेचर। नेचर में एक बैलेंस होता है ना। एक हेल्दी इकोसिस्टम में क्या होगा गाइस, कि वहाँ पे आपको क्लीन एयर मिलेगी, प्योर वाटर मिलेगा, वहाँ की सॉइल फर्टाइल होगी एंड आपको फूड एंड मेडिसिन जैसे रिसोर्सेज मिलेंगे। ठीक है, तो वो हेल्दी इकोसिस्टम है। एंड इकोसिस्टम हेल्दी रहेगा तभी तो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी। तो इकोसिस्टम कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमन्स by protecting natural cycles such as pollination, nutrient recycling and water purification। तो एक हेल्दी जो इकोसिस्टम है वहाँ पे आपके पास क्या क्या है, शुद्ध पानी है, उपजाऊ मिट्टी, जलवायु अच्छा है। अब पारितंत्र संरक्षण करने से क्या होगा कि जो ये पूरा पोषण चक्र चल रहा है आपका, वो सारी चीज़ें जो साइकिल है, जल चक्र हो गया आपका, हर एक जो आपके साइकिल्स हैं, वाटर प्योरिफिकेशन की जो प्रक्रियाएं हैं, वो सब एक बेटर तरीके से होंगी क्योंकि यहाँ पे आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने इकोसिस्टम को। ठीक है, एंड स्पीशीज़ कंजर्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पीशीज़ कंजर्वेशन फोकस करता है कि आप किसी भी इंडिविजुअल प्लांट को या एनिमल को जो कि रिस्क में है आप उसको कंजर्व करोगे। तो यहाँ पे उनके लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा सकें, उनके जहाँ पे वो रहते हैं उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और सरकार क्या करती है, कानून भी बनाती है शिकार के खिलाफ। जैसे कि अगर हम इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जैसे सेफ बंगाल टाइगर का प्रोजेक्ट हो गया आपका, वन हॉर्न राइनोसोरस असम के काजीरंगा में, उसको एक्सटिंक्शन से बचाने के लिए वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो विशिष्ट जाति संरक्षण का उद्देश्य उनको क्या है, बचाना है जो विलुप्त होने के खतरे में है। भारत के बाघ संरक्षण परियोजना, असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इस सब के बारे में आप बताएंगे। एंड इकोसिस्टम कंजर्वेशन का एम अगर हम देखें तो पूरे हैबिटेट को, पूरे जंगल को, पूरे ग्रासलैंड को कंप्लीट उसको वो प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्टिंग एन इकोसिस्टम मीन्स प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, सॉइल हेल्थ एंड वाटर सिस्टम एंड क्लाइमेट स्टेबिलिटी। तो ये कोई एक टर्म नहीं है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, है ना। देखो क्या कि पारितंत्र संरक्षण के का उद्देश्य पूरे आवास, जंगल, घास भूमि, आर्द्र भूमि और आपके क्या, कोरल रीफ, ओके, कोरल रीफ, इन सभी को सुरक्षित रखना है ताकि इनमें रहने वाली सभी जो प्रजातियां हैं वो संरक्षित रहें। पारितंत्र की रक्षा का अर्थ जैव विविधता, मिट्टी, जल तंत्र और जलवायु स्थिरता की रक्षा करना होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि सुंदरवन मैंग्रोव फॉरेस्ट, पूरा इकोसिस्टम को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हम वहाँ के टाइगर, फिशेस, बर्ड्स, हर किसी को प्रोटेक्ट करेंगे, कोस्टल एरियाज को प्रोटेक्ट करेंगे, समझ रहे हो। तो आप उसके अंदर वहाँ पे जो भी प्रेजेंट रहते हैं बायोडाइवर्सिटी, आप सबको प्रोटेक्ट करते हो। फिर आता है क्वेश्चन कि इको विलेजेस क्या होते हैं। इको विलेजेस आप किसको बोलोगे, तो गाइज इको विलेजेस आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज वेयर पीपल लिव इन हार्मनी विद नेचर। तो ये ऐसा गांव होगा जहाँ पे लोग नेचर के साथ किस में रहेंगे, हार्मनी में रहेंगे। दे आर डिजाइन टू रिड्यूस पॉल्यूशन। अब एक इको विलेज में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा, वो अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहे होंगे और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल वहाँ पे प्रमोट किया जा रहा होगा। इको विलेजेस यूजुअली फोकस ऑन रीन्यूएबल एनर्जी। किस पे फोकस करते हैं गाइस, इको विलेजेस आपके रीन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, वाटर कंजर्वेशन, वेस्ट साइकिलिंग, इन सब पे। देयर एम इज टू क्रिएट अ बैलेंस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द एनवायरमेंट। तो इको विलेज का क्या उद्देश्य रहेगा कि आप एनवायरनमेंट के साथ एक बैलेंस में रहो, आप हार्मनी में रहो एनवायरनमेंट के साथ, वो आपके गांव का मेन मोटिव होगा। ठीक है, वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, तो बिकॉज दे हेल्प प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही साथ जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ रहा है उसके इम्पैक्ट को कम भी करते हैं। दे एनकरेज लोकल फूड प्रोडक्शन, decrease dependence on fossil fuels and also promote
क्लीन एनर्जी को ये क्या कर रहे हैं गाइस, प्रमोट कर रहे हैं. सो दीज कम्युनिटीज ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू सोशल बॉन्ड थ्रू कलेक्टिव लिविंग एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब इको विलेजेस में क्या होता है कि गाँव में जो लोग होते हैं ना, वो अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि हमें एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहना ही रहना है. समझ रहे हो? तो अब यहाँ पे क्या है कि वो पर्यावरण के अनुकूल ही सारी नीतियों को अपनाते हैं. मैनी इको विलेजेस सर्व्स एज मॉडल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करना एक ग्रीनर फ्यूचर के लिए वो ही आपके इको विलेज का मेन जो लक्ष्य है वो होता है. देन एक और क्वेश्चन है कि आज के समय में मरुस्थलीकरण जो बढ़ता जा रहा है, आप इतना सूखा फैल रहा है, उस सब के क्या क्या कारण हैं और इससे निपटने के लिए उठाए गए उपायों की आपको सूची बनानी है. तो सबसे पहले आपका क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन, यानी कि फॉरेस्ट की जब हम कटिंग कर देते हैं, उनको पूरा साफ कर देते हैं, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से सारा जो हमारा वेजिटेशन कवर है वो रिड्यूस हो जाता है, सॉइल में से मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, लैंड जो है वो विंड वाटर इरोजन ये सब हमें देखने के लिए मिलता है. तो सबसे पहला जो रीज़न है आपका मरुस्थलीकरण का दोस्तों, वो क्या है, वनों की कटाई. तो वनों की कटाई से भूमि का वनस्पति आवरण कम होता है और मिट्टी की नमी घटती है और भूमि हवा व पानी से कटाव के लिए खुली रह जाती है. पेड़ों के अभाव में मिट्टी सूख कर फिर बंजर हो जाती है और इसी से आपका जो मरुस्थलीकरण है वो और ज़्यादा तेज़ी से होता है. तो पेड़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पेड़ों की कमी से मिट्टी आपकी सूख जाएगी और बंजर हो जाएगी, बैरन हो जाएगी, या फिर जानवर अगर उस एरिया को ज़्यादा चर लेंगे तो व्हेन टू मैनी एनिमल ग्रेज द सेम एरिया, वो वहाँ की ग्रास को, वहाँ के प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे. तो सारा का सारा जो प्रोटेक्टिव कवर है सॉइल का गाइस, वो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा. तो जब बहुत अधिक पशु एक ही क्षेत्र में चलते हैं तो वे घास पौधों को नष्ट कर देते हैं. इससे मिट्टी का प्राकृतिक संरक्षण कम हो जाता है और मिट्टी कटाव बढ़कर भूमि को रेगिस्तान जैसी अवस्था में ला देती है. तो पूरा एक आपका डेजर्ट लाइक जो पूरा क्रिएशन हो जाती है ओवर ग्रेजिंग से. फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अगर आपकी अनसस्टेनेबल हैं कि आप ऐसा एग्रीकल्चर करते हो जिसकी वजह से आप मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो, आपकी इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, तो वहाँ पे इशू आते हैं. और क्लाइमेट चेंज एक बड़ा इशू है कि भाई बारिश ही नहीं आ रही तो सूखा तो पड़ेगा ही पड़ेगा. ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, सॉइल जल्दी सूख जाएगी. और हमने क्या किया है, पानी के जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे उन सभी को ओवर एक्सट्रैक्ट करा, उनका इतना ज़्यादा मिसयूज़ किया हुआ है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. जो टॉप सॉइल होती है वो सारी हट गई है और सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें से ख़त्म हो गए हैं और दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, माइनिंग और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही हैं. इन सब की वजह से भी हमारी जो सॉइल है वो ख़राब हो रही है और हम लैंड का ओवर यूज़ कर रहे हैं, जंगलों की हम कटाई भी कर रहे हैं. अब हम यहाँ पे कुछ मेजर्स देखेंगे, कुछ ऐसे तरीके जिनसे कि हम इस मरुस्थलीकरण और सूखे से निपट सकते हैं. क्या कोई ऐसे तरीके हैं? तो गाइस पहला तरीका तो आपका वनीकरण ही हो गया कि दोबारा से जो भी आपने जहाँ से भी जंगलों को साफ़ किया था वहाँ दोबारा से आप पेड़ लगाओ. ठीक है, वाटर शेड को डेवलप करो. तो वाटर रिसोर्सेज के लिए चेक डैम, पॉन्ड्स, ये सब आपको बनाने हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सरकार कदम उठा सकती है जिससे कि पानी की कमी कम हो और ड्रॉट से लड़ा जा सके. ठीक है, सूखे से निपटने में वो काफ़ी सहायक होगा. सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स अपनाने हैं, मल्चिंग, टेरेसिंग, शेल्टर बेल्ट्स को बनाना ताकि डेजर्टिफिकेशन कम हो. ठीक है, तो सीढ़ीदार खेती करके, मल्चिंग करके और हवा रोकने वाली वृक्ष की कतारों को लगा के मिट्टी को कटाव से बचाया जा सकता है. और हमें सतत कृषि करनी है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है जिसमें ऑर्गेनिक मैन्योर का हम यूज़ करें, हम क्रॉप रोटेशन करें ताकि हमारी मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बने रहें. ड्रिप इरिगेशन सिस्टम करें ताकि कम से कम पानी का यूज़ हो. और ग्रेजिंग को कंट्रोल करना है, जो भी हमारे एनिमल्स ओवर ग्रेज कर रहे हैं वो उस चीज़ को रोकना है. और सारी जो वाटर बॉडीज़ जो अब सूख चुकी हैं उन्हें रीस्टोर करना है. तालाबों को, झीलों को, नहरों को क्या करना है, पुनर्जीवित करना है. सरकार कुछ नई योजनाएं चला सकती है जैसे कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, जिससे कि सरकार और ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करे. और जनता में जागरूकता फैलानी भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है. तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप इन सभी को एग्ज़ाम के अंदर पूरा
इलेबरेट करके लिख कर आएंगे तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। ये पेपर आपको थोड़ा सा ईजी लगेगा क्योंकि इसके अंदर आपको अपनी कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी मेरी प्लेलिस्ट के पुराने वीडियोस हैं वो बेकार नहीं है दोस्तों, वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि उसके अंदर मैंने जो भी टॉपिक्स करवाए हैं वो भी आपके बुक के ही टॉपिक्स हैं। तो आप प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देखिए एंड अपने मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर कीजिए। एंड अब हम लास्ट में आपके लिए लेकर आएंगे मैराथन क्लास, तो जिसके अंदर फिर हम करेंगे गाइस आपके एग्ज़ाम के लिए फाइनल रिवीजन। ओके, तो जब तक मैं आप सभी से ये उम्मीद करती हूँ कि आप जब तक एटलीस्ट प्लेलिस्ट के मोस्ट ऑफ द वीडियोस को देख लेंगे ताकि जब हम मैराथन क्लास लेकर आएँ तो वहाँ पे आपकी अच्छी रिवीजन हो जाए, जो कि मैं एग्ज़ाम से 1 डे पहले लेकर आऊँगी, यानी कि ऑन मंडे एट 9:30 PM अप्रॉक्स हम उसको आपके लिए लेकर आएंगे अगर पॉसिबल होगा तो। ओके।